तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th की यानी वर्ग 7वीं का हमारी तीसरी कविता मराठी सब्जेक्ट की आला पाऊस। तो आप सब बच्चे अपनी क्लास 7th की मराठी सब्जेक्ट की मराठी की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें तीसरी कविता आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है आला पाऊस। आला यानी आया, पाऊस यानी बारिश का पानी, यानी बारिश का पानी आ गया। आज हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे। इस कविता में कवयित्री ने हमें बारिश के मौसम का मनमोहक वर्णन करके बताया है। इस कविता की कवयित्री है सुनीला गोंधळेकर। उनका नाम क्या है? सुनीला गोंधळेकर। इनका जन्म 1968 में हुआ है। इनके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। आकाशवाणी, वृत्तपत्रे तसेच विविध मासिकांमधून लेखन, मतलब ये कवयित्री क्या क्या करती है? आकाशवाणी और वृत्तपत्र यानी रेडियो और न्यूज़पेपर्स में अपने अलग अलग तरह के मासिक यानी महीने को जो कॉमिक्स छपते हैं उनमें ये लेखन करती हैं। धरणीला सजवणारा व फुलवणारा ऋतू म्हणजे वर्षा ऋतू। धरणीला यानी धरती को, सजवणारा यानी सजाने वाला, व फुलवणारा यानी फूलने लायक बनाने वाला, फल फूलों को पैदा करने वाला। ऋतू म्हणजे या ऋतू यानी के सीजन, मौसम म्हणजे वर्षा ऋतू यानी बरसात। पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसाचे मनमोहक वर्णन प्रस्तुत कवितेतून कवयित्रीने केले आहे। पावसाळ्यात यानी बरसात में, पड़नारे यानी गिरने वाले, पावसाचे यानी पानी के, बरसात में आने वाले पानी के, मनमोहक वर्णन यानी दिल को छू लेने वाले वर्णन यानी कि उसके बारे में मालूमात प्रस्तुत कवितेतून इस कविता में कवयित्री ने केले आहे। हमारी जो कवयित्री है सुनीला गोंधळेकर, इन्होंने हमें बारिश के पानी का मनमोहक वर्णन इस कविता में बताया है। तो चलिए फिर अब हम इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। आप भी हमारे पीछे पीछे इस कविता को पढ़िए और इनके शब्दों के उच्चार सीखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐका, वाचा, म्हणा यानी के सुनो, पढ़ो और कहो। आपको सुनना भी है, पढ़ना भी है और हमारे पीछे पीछे कहना भी है। तो चलिए फिर इस कविता को शुरू करते हैं। छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे। छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे, पांगोळ्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजळे। ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। मखमल हिरव्या दाट तृणांची मध्येच पांघरलेली, तृणपुष्पांची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली। टपटप टपटप संगीत धुनही दाही दिशातून, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण। वर्षा ऋतूचा दिव्य सोहळा हिरव्या रंगातून, धरणी करते असा साजरा उत्सव ओथंबून। हमने ये कविता अच्छे से पढ़ ली है। अब हम जब इस कविता को समझेंगे तो आप इसके जो मुश्किल अल्फाज है उन अल्फाजों को पेंसिल से वहीं पे उसके मतलब लिख लीजिए, ताकि पढ़ते वक्त आपको आसानी जाए। और जो मुश्किल अल्फाज है उनको हमारे पीछे पीछे दोहराते रहिए, उनका उच्चार करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके मराठी के उच्चार स्पष्ट हो जाए, साफ हो जाए। छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे। छपरा खाली यानी जो घर का छत होता है, छप्पर होता है, या घर का जो छपरा होता है ऊपर का, यानी छत के नीचे, खाली यानी नीचे, छपरा खाली यानी छत के नीचे, हमारे छप्पर के नीचे, घर के छप्पर के नीचे। कुनी लाविले यानी कुनी यानी किसने, लाविले यानी लगाए, अगणित यानी जिसकी गिनती नहीं है, अगणित यानी बहुत सारे,
इवले दिवे, इवले यानी छोटे छोटे, दिवे यानी दिए, यानी हम घर के छप्पर के नीचे किसने छोटे छोटे अगणित यानी बहुत सारे दिए लगाए हैं। छपरा खाली कुनी लाविले, अगणित इवले दिवे यानी छप्पर के नीचे किसने, हमारे छत के नीचे किसने छोटे छोटे अगणित यानी बहुत सारे जिसकी गिनती नहीं की जा सकती ऐसे दिए किसने लगाए हैं। पांगोळ्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजळे, पांगोळ्यातून यानी हमारे जो घर का छत होता है उस छत के ऊपर से ऐसे हम देखते हैं जो हमारे जो लोहे के टीन होते हैं उसके अंदर से ऐसे नाले निकलते हैं, तो उन नालों में से क्या होती है एक जैसी ऐसी धारें निकलती हैं, हमारे छत के ऊपर से ऐसा धार गिरती है पानी की, तो उसको पांगोळ्यातून यानी वो नालों में से, उस छत के नालों में से जो छत के ऊपर से टपकती हुई बारिश के पानी की धार है उसमें से झरझर कैसी यानी झरझर किस तरह से टपक रही है, वो झरझर आवाज करते हुए जो ज्योत ज्योत उजड़े यानी ज्योत ज्योत यानी उजाले की तरह उजड़ रही है, गिर रही है, चमक रही है, यानी हमारे छत के जो नाले होते हैं या पानी की उसमें से जो एक जैसी धार गिरती है, जो पानी की धार टपकती है हमारे छत से, वो झरझर यानी झरझर आ रही है। किस तरह से आ रही है, झरझर आ रही है। और ज्योत ज्योत उजड़े यानी कि उजाले से ऐसा लग रहा है कि उसमें से ज्योत निकल रही है या ज्योत की तरह वो चमक रही है। ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती, ठिपके ठिपके यानी बूंद बूंद, ठिपके ठिपके थेंब जोड़ुनी पानी के बूंदों के बूंद बूंद जोड़कर, ठिपके ठिपके जोड़कर, रंगावली यानी रंगोली, सजविती यानी सजाई है, यानी कि हमको वहाँ पर क्या दिख रहा है कि पानी के बूंदों से एक एक बूंद को जोड़ते हुए रंगोली सजाई हुई है ऐसा दिख रहा है। रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती, और जो बूंदों की रंगोली बनाई है, ठिपके ठिपके जोड़कर जो रंगोली बनाई है वो रंगोली कैसी लग रही है। इंद्रधनुचे यानी के रेनबो, इंद्रधनु यानी धनक जिसे कहते हैं हम, यानी कि रेनबो। आप देखते होंगे जब भी बारिश का मौसम होता है तो बहुत बार आसमान में हमको ऐसे 7 रंग का एक रेनबो दिखाई देता है, यानी एक धनक दिखाई देती है। तो ऐसा लग रहा है कि पानी के बूंद की जो रंगोली बनाई गई है उस रंगोली में उस इंद्रधनु के यानी कि उस रेनबो के उस धनक के क्या किए है, रंग कैसे पसरती यानी रंग कैसे मिलाए हुए हैं, यानी 7 रंग उसके अंदर भरे हुए हैं पानी के ठिपकों में। ऐसा लग रहा है कि ये पानी के जो बूंद है इनको रंगों से सजाया गया है, ऐसा यहाँ पर कवयित्री को महसूस हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे मखमल हिरव्या दाट तृणांची, मखमल हिरव्या दाट तृणांची मध्येच पांघरलेली, मखमल यानी रेशम, मखमल की तरह नरम नरम एकदम मुलायम, हिरव्या दाट यानी हिरव्या यानी हरे रंग के, दाट यानी एकदम दाट, तृणांची तृण यानी घास गवत जिसे हम कहेंगे, तो तृणांची यानी घास की, मध्येच पांघरलेली यानी जमीन पर क्या लग रहा है कि हरे हरे मखमल की दाट ऐसी घास की चादर बिछाई हुई ऐसा लग रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जमीन पर हरे हरे घास की दाट ऐसी चादर बिछाई हुई ऐसी लग रही है। तृणपुष्पांची, तृणपुष्पांची यानी घास की फूलों के नाजुक पखरन नक्शीदार सजलेली, यानी कि नाजुक पखरन नक्शीदार यानी कि एकदम से जिसे हम कहते हैं सजाई हुई है, यानी कि जमीन ऐसा लग रहा है घास से, फूलों से, ये नाजुक नाजुक चीज़ों से नक्शीदार यानी सजाई हुई है जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है। ऐसा लग रहा है कि इस बारिश के मौसम में कुदरत ने उसे घासों से, फूलों से सजा कर रखा है। टप 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 संगीत धुनही दाही दिशातून, यानी चारों तरफ से क्या हो रहा है, टप 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 पानी की आवाज कैसी आती है, टप 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 टप। संगीत धुन यानी कि एक संगीत की धुन बज रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे छतों पर, हमारे आंगन में टप 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 संगीत की धुन बज रही है ऐसा महसूस हो रहा है। ही दाही दिशातून, दाही दिशातून यानी हर दिशा से, हर तरफ से, हर सिमत से क्या हो रही है, दिशा यानी कि हर सिमत,
हर सिमत से क्या हो रही है, टप 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 ये संगीत की धुन बजाई दे रही है। और चारों हर दिशा से दसों भी दिशा से, दाही दिशा यानी चारों तरफ से, हर दिशा से क्या हो रही है, आवाज सुनाई दे रही है। छपरावर्ती तबला होऊन वाजवितो कोण। छपरावर्ती यानी हमारे छत पर, तबला होऊन यानी तबला बनकर, वाजवितो कोण यानी कि कौन बजा रहा है, हमारे छत पर तबला कौन बजा रहा है। वर्षा ऋतूचा दिव्य सोहळा यानी कि वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम। वर्षा ऋतूचा दिव्य सोहळा यानी कि वर्षा ऋतु का दिव्य सोहळा यानी उत्सव, प्रोग्राम। हिरव्या रंगातून, हिरव्या यानी हरे रंगों में से, धरणी करीते असा साजरा यानी कि ये धरती क्या कर रही है, साजरा यानी मना रही है। उत्सव ओथंबुन यानी अपने पूरे जोश व उल्लास के साथ ये उत्सव हमारी धरती मना रही है। यानी कि वर्षा ऋतु जब आता है तो उसका दिव्य सोहळा यानी बहुत ही बड़ा ऐसा सोहळा, या जिसे हम एक प्रोग्राम कहेंगे या जिसे हम एक खुशी का मौका कहेंगे, ऐसा दिव्य सोहळा हिरव्या रंगातून वो किस तरह से जाहिर कर रही है, हरे हरे रंगों से हमारी पृथ्वी जाहिर कर रही है। धरणी करीते असा साजरा यानी हमारी पृथ्वी, हमारी धरती अपना ये जो उत्सव है या जो सन है, उत्सव है, ये ओथंबुन यानी खुशी खुशी जोश के साथ क्या कर रही है, उसको मना रही है। इस तरह से हमने देखा कि कवयित्री ने इस कविता में हमें किस तरह से बारिश के मौसम के बारे में बताया है कि किस तरह से बारिश के मौसम में अपने छत के ऊपर ऐसा लगता है कि अगणित दीवे लगाए हुए हैं, कैसे पानी की झरझर आवाज आ रही है, कैसे बूंद बूंद जोड़ के ऐसा लगता है कि आसमान में रंगोली बनाई हुई है और उस रंगोली में इंद्रधनुष्य के रंग किस तरह से पसरे हुए दिखते हैं, और जमीन पर चारों तरफ किस तरह से मखमल यानी कि हरे घास की, हिरव्या तृणांची यानी हरे घास की चादर फैलाई हुई लग रही है, और किस तरह से धरती छोटे छोटे फूलों से और घास से सजी हुई, नक्शीदार यानी कि सजी हुई दिख रही है, और पानी किस तरह से टप टप संगीत की धुन की तरह चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही। दाही दिशा तुन यानी दसों दिशा में से समझ में आ रही है उसकी आवाज़। और छप्पर पे ऐसा लग रहा है, हमारे घर के छत पर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तबला बजा रहा है। और वर्षा ऋतु का ये जो सोहळा है, ये जो मौसम है, हमारी धरती खुशी से उसके साथ उत्सव मना रही है। इस कविता में हमें कवयित्री ने इस बारे में अच्छे से समझाया है। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। अगणित यानी असंख्य, यानी जो गिने नहीं जा सकते ऐसे, यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती ऐसे अगणित। इवले यानी लहान, छोटे यानी छोटे छोटे। पांगोळ्या यानी छपरावरून खाली पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या धारा, यानी हमारे छत के ऊपर से जो पानी की धार गिरती है उसको क्या कहा है, पांगोळ्यातून। तृण यानी गवत, पुष्प यानी फूल, पखरन यानी सड़ा, यानी चारों तरफ क्या है, सड़ा फैलाया हुआ है। वर्षा यानी पाउस, पाउस यानी पानी। सोहळा यानी उत्सव, सन। धरणी यानी जमीन। इस तरह से आज हमने आला पाउस, इस मराठी कविता को आज हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसकी कवयित्री का नाम है सुनीला गोंधळेकर। और इस कविता को आज हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप भी इसे अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अभी हमने जो कविता देखी है आला पाउस, वर्ग 7वें की तीसरी कविता मराठी सब्जेक्ट की। अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसमें है प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा, यानी नीचे दिए गए हुए प्रश्न यानी क्वेश्चंस का 1-2 शब्द में हमको उत्तर लिखना है। तो इसमें सबसे पहला है अगणित दिवे कोठे लावले आहे, यानी अगणित दिए यानी असंख्य दिए कहाँ पर लगाए गए हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ऐसे दिए कहाँ लगाए गए हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मराठी में आप लिखिए अपने नोटबुक में। अगणित दिवे छपरा खाली लागले आहेत, यानी अगणित दिए कहाँ पर लगे हैं, छपरा खाली यानी छप्पर के नीचे लगे हुए हैं। दूसरा आ रंगावली कशी सजली आहे, यानी रंगोली कैसी सजाई गई है। तो हमने कविता में देखा है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। ठिपके ठिपके
थेंब जोडुनी रंगावली सजली आहे, यानी रंगावली ठिपके ठिपके जोड़कर, पानी की एक एक बूंद को जोड़कर क्या की है, रंगोली सजाई गई है। ई धरणी ने कशाची मखमल पांघरली आहे, यानी धरती ने किसकी मखमली चादर ओढ़ी हुई है। तो हमने कविता में देखा है धरणी ने दाट तृणांची हिरवी मखमल पांघरली आहे, यानी धरती ने दाट घास की हरी कलर की मखमल पहनी हुई है। ई धरणी कोणता सोहळा साजरा करत आहे, धरणी कोणता सोहळा साजरा करत आहे, यानी कि धरती कौन सा सन उत्सव मना रही है, साजरा कर रही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे धरणी वर्षा ऋतूचा सोहळा साजरा करत आहे, यानी धरणी क्या कर रही है, धरती वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम का उत्सव साजरा यानी मना रही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, खालील शब्दांसाठी कवितेत कोणते पर्यायी शब्द आले आहे ते लिहा, यानी नीचे दिए गए हमें कविता के कुछ पर्यायी शब्द है, उसके लिए हमको कौन से शब्द आए हैं वो लिखना है कविता में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला ओ पावसाचे थेंब, यानी पानी की बूंदे, इसके लिए कौन सा पर्यायी शब्द कविता में आया है, लिखिए इसके आगे। इवले दिवे, यानी छोटे छोटे दिए की इसके उपमा दी गई है। हिरवे दाट गवत, हिरवे दाट गवत को यहाँ पर कविता में क्या कहा गया है, तृण। उसके बाद है ई रांगोली, रांगोली को कविता में कौन सा पर्यायी शब्द आया है, रंगावली। और चौथा है ई थेंबाचा टपटप आवाज, तो इसको पर्यायी शब्द क्या आया है कविता में, संगीत धुन। इस तरह से इन चारों के जवाब हम लिखेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा, खालील अर्थाच्या ओळी कवितेतून शोधून लिहा, यानी नीचे दिए गए हुए अर्थ के लाइंस हमें कविता में से ढूंढकर निकालने हैं। तो चलिए फिर इसमें पहला है अ पावसाचे एकसारखे पडणारे थेंब रांगोळी सारखे दिसत आहेत, त्यात इंद्रधनुष्याचे रंग मिसळलेले आहेत, यानी कि पानी के एक जैसे गिरने वाले बूंद रंगोली की तरह दिख रहे हैं और उसमें इंद्रधनुष यानी हमारे रेनबो की तरह, धनक की तरह रंग मिले हुए दिख रहे हैं। तो इसका हमको अर्थ कविता में से शोध के यानी ढूंढ के लिखना है। तो हम लिखेंगे उसका आंसर, ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। ये इसका आंसर है, यानी कि बूंद बूंद जोड़कर रंगोली बनाई गई है, सजाई गई है और उस रंगोली में इंद्रधनु के यानी कि रेनबो की तरह रंग भरे हुए हैं। इसके बाद है दूसरा आ छपरावर पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबांचा आवाज म्हणजे संगीताची धून आहे, जणू काही पाऊस छपरावर तबला वाजवतो आहे, यानी कि छपरावर यानी छत के ऊपर गिरने वाली पानी के बूंदों की आवाज यानी संगीत धुन बज रही है, जणू काही यानी जैसे कि पानी छपरे के ऊपर तबला बजा रहा है। इस अर्थ की कविता में कौन सी ओळ आई है हमको यहाँ पर लिखना है। उसका उत्तर है टप 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 संगीत धुनही दाही दिशातून छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण, ये इसका आंसर है। इसके बाद है प्रश्न चौथा, ऋतूंची वैशिष्ट्ये सांगणारा तख्ता पूर्ण करा, यानी ऋतु यानी मौसम की खासियत बताने वाला ये तख्ता नीचे जो दिया गया है हमको पूरा करना है। इसमें है 3 हमको ऋतु दिए गए हैं, उन्हाळा ऋतु यानी गर्मा का मौसम, पावसाळा ऋतु यानी बारिश का मौसम, हिवाळा ऋतु यानी सर्दी का मौसम या ठंडी का मौसम,
तो इसमें उन्हाळा ऋतु में क्या क्या होता है, पावसाळा ऋतु में क्या क्या होता है और हिवाळा में क्या होता है, यहाँ पर हमको लिखना है। नीचे हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके हिसाब से हमको नीचे और दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, झाडाची पाने गळतात। उन्हाळा ऋतु में यानी गर्मा के मौसम में क्या होते हैं, झाड़ों की पाने गिरती है। और दूसरा क्या होता है, हम लिखेंगे उसके नीचे, जमिनीला भेगा पड़तात। जमीनीला भेगा पड़तात यानी जमीन को क्या होते हैं, उसके जमीन के अंदर चीरे पड़ते हैं यानी जमीन धूप से सूख जाती है। ई लिखेंगे, नदी नाले आटतात यानी नदी और नाले क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि धूप के गर्मा के मौसम में पानी नहीं गिरता है और नदी नाले सारे धूप की वजह से सूख जाते हैं। पावसाळा ऋतु, अब पावसाळा ऋतु में सबसे पहले क्या होता है, पाऊस पड़तो, क्या होता है, पानी गिरता है, बारिश होती है। दूसरा लिखेंगे हम उसके अंदर सृष्टि हिरवीगार होते। सृष्टि यानी हमारा जो नेचर है, हमारे जो आसपास का पूरा जंगल है, माहौल है, वो सब क्या हो जाता है, पेड़ पौधे हर कोई हरा भरा हो जाता है। सृष्टि हिरवीगार होते, दूसरे इसमें लिखेंगे हम। फिर तीसरा है ई, नदी नाले भरभरून वाहतात। क्या होता है, बारिश के मौसम में नदी और नाले भर भर के बहते हैं। जिस तरह से हमने देखा उन्हाळा ऋतु में यानी गर्मा के मौसम में क्या होता है, नदी नाले सूख जाते हैं, उसी तरह से बारिश के मौसम में बारिश होने की वजह से, पानी जमीन पर गिरने की वजह से नदी नाले भर भर कर बहते हैं। हिवाळा ऋतु, अब हिवाळा ऋतु में क्या होता है देखेंगे हम, हवेत गारवा असतो यानी हवा में क्या होता है, गारवा यानी ठंडा, एकदम मौसम कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है, हवा एकदम ठंडी होती है। शेतात पीके डोलतात यानी खेतों में क्या होते हैं, पीक यानी जो अनाज है वो उगता है और डोलता है यानी हवा से लहराता है, यानी हर खेत में हमको क्या होता है, अनाज उगा हुआ दिखता है। उसके बाद ई में लिखेंगे हम, शेकोट्या पेटवले जातात। शेकोट्या यानी हम सर्दी के दिनों में जो सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर जो एक सेक लेते हैं उसको शेकोटी कहते हैं। तो शेकोटिया पेटवले जातात यानी शेकोटी यानी के हाथ अपने गर्म करने के लिए, अपने जिस्म को गर्माहट देने के लिए लकड़ियां जलाई जाती है। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस का जवाब देख लिया है। चर्चा करा सांगा। पाऊस पडून गेल्यानंतर सृष्टीत कोणकोणते बदल होतात, निरीक्षण करा, गटात चर्चा करा। यानी पानी गिरने के बाद हमारे सृष्टि में, हमारे नेचर में, हमारे कुदरत में क्या क्या बदल होता है उसका आपको बारीकी से निरीक्षण करना है और अपने एक ग्रुप के साथ चर्चा करनी है। इसके बाद है खेळूया शब्दांशी। खालील नामांना कवितेत आलेली विशेषणे शोधून लिहा। अब विशेषणे यानी उनकी खासियत, उनकी जो एक खासियत बताई गई है वो हमको यहाँ पर ढूंढ के लिखनी है। कविता में जो हमको खाली दिए नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके लिए क्या खासियत इस्तेमाल की गई है हमको लिखना है यहाँ पर। तो है दिवे। दिवे किस तरह के बताए गए हमको कविता में, इवले। इवले यानी छोटे छोटे, उनकी खासियत क्या है, छोटे दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका, दिवे के आगे इसका आंसर लिखेंगे इवले। उसके बाद है तृण। तृण को हमारे कविता में किस तरह से उसकी खासियत बताई गई है, हिरव्या दाट यानी हरी हरी और दाट ऐसी घास, तृण को ये विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिरव्या दाट। उसके बाद है ई, पखरन। पखरन यानी नक्शीदार यानी कि सजाई हुई, तो इसका हम आंसर लिखेंगे नक्शीदार। ई, सोहळा। सोहळा, इसको क्या शब्द विशेषण आया है यहाँ पर, दिव्य। दिव्य यानी बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा, ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर सोहळा यानी प्रोग्राम बनाया गया है। उसके बाद है खालील शब्दांसाठी शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा। यानी नीचे दिए गए हुए शब्दों के लिए उसका आखिरी अल्फाज एक जैसा ही है, ऐसा कविता में से हमको और शब्द ढूंढकर निकालने हैं। तो इसमें है सजविती। सजविती आखिर में क्या आ रहा है, ती। तो इसी तरह से हमको कविता में कौन सा शब्द आया है, पसरती। पसरती आखिर में क्या आया है, ती। उसके बाद है पांघरलेली। पांघरलेली आखिरी में ली आ रहा है, तो वैसा ही कविता में एक शब्द है सजलेली। सजलेली आखिरी में ली आ रहा है।
तीसरा है रंगातून, रंगातून का एक है दिशातून, उसकी तरह ही एक दूसरा क्या शब्द है दिशातून। इस तरह से हमको इसके आंसर लिखने हैं। अभी एक नीचे आपको प्रकल्प दिया गया है। आंतरजालाच्या साहाय्याने विविध कवी कवयित्री यांची पाऊस या विषयावरील गीते मिळवून त्यांचा संग्रह करा। यानी अंतर्जालाच्या यानी इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट से आपको अलग अलग कवि और कवयित्री की पानी के ऊपर, पाउस यानी बारिश के ऊपर जो कविताएं हैं, गीत है, उनको ढूंढकर निकालना है और उनको अच्छे से जमा करके रखना है। ये आपको प्रकल्प पूरा करना है। इस तरह से आज हमने हमारी वर्ग 7वां की मराठी सब्जेक्ट की तीसरी कविता आला पाउस को पढ़ के अच्छे से समझ लिया है और इसके स्वाध्याय भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी हो तो आप अपने टीचर से बात कर लीजिए।